मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मैं एक एक्सीडेंट में माजूर हो गया था और उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो मुझे नींद की दवाई देकर दूसरे कमरे में सोती थी। एक दिन मैंने वो दवाई नहीं खाई तो उस रात को मुझे बीवी के सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। फिर अगली रात मैं दूसरे कमरे में छुप गया और जब थोड़ी देर बाद मैंने देखा जो आदमी अंदर आया, मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो तो मेरा ही। किसी का मोहताज होना एक बहुत ही बड़ा दर्द है। इस पर मेरी बीवी की हरकतें मुझे और भी शक में डाल रही थी। मैंने बड़ी बेबसी से अपनी मुर्दा टांगों को देखा था जो चलने फिरने के काबिल ना थी। मुश्किल से मैंने व्हील चेयर को अपने बेड के पास किया और अपने हाथों से बेजान टांगों को बेड से नीचे किया और व्हील चेयर पर बैठ गया। ये सब करने में ही मेरे ख्वाब टूट गए थे। मैं पूरी तरह से कांप रहा था। रात के अंधेरे में सामने वाले कमरे से मेरी बीवी की आने वाली आवाजों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो रोज मुझे दवा खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर सामने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती थी। रात की खामोशी में मुझे अपनी बीवी के अजीबोगरीब सी आवाजें आती थी, जिसे सुनकर ही मेरा कलेजा फटने लगता था। रात भर मैं सुकून से सो नहीं पाता था। फिर वो दरवाजा सुबह ही खुलता था और जब मेरी बीवी कमरे से बाहर आती तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजी होती थी। उसका हसीन रूप उस वक्त और भी जगमगा रहा होता था। उसके गीले बाल देखकर मेरी जान निकलने लगती थी। जब मैं पूछता कि तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं सोती, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वो कोई भी जवाब ना देती, बस अजीब सा मुस्कुराती हुई अपनी नजर मेरे बेजान पैरों पर डाल देती, जैसे वो कह रही हो कि तुम एक अपाहिज मर्द मुझे दे ही क्या सकते हो। वो मुझसे मुंह से कुछ नहीं कहती थी और उसकी चुप मुझे अंदर ही अंदर से मार रही थी। पूरा दिन वो मेरा ख्याल रखती थी, मुझे खाना भी अपने हाथ से खिलाती थी, लेकिन रात को खूबसूरत सी नाइटी पहनती और अच्छे से तैयार होती और दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती। रात भर जो तकलीफ वो मुझे देती थी, मेरे लिए वो मेरी जान निकालने के लिए काफी था। औरत का सजना संवरना बेमायनी नहीं होता। एक बार मैंने खाना खाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहने लगा, तुम रात को मेरे पास ही रहोगी, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। देखना बहुत जल्द मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, चलने फिरने लगूंगा। मेरी आंखें बेबसी के मारे गीली हो गई थी। ये मेरी बेबसी की आखिरी हद थी। जो तकलीफ, जो दर्द मैं रातों को सह रहा था, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं क्या, कोई भी ये मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी बीवी सज सवर कर दूसरे कमरे में चली जाए और शौहर को अकेला कमरे में छोड़ जाए। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, फिर खाना उठाकर मेरे पास से चली गई। मैं व्हील चेयर से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो किचन में थी, खाने के बर्तन धो रही थी। मैं उसके पीछे आ गया। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे उम्मीद दिला रहे हैं कि मैं चलने लगूंगा, मेरी टांगे फिर से ठीक हो जाएंगी, फिर हम दोनों दोबारा से अपनी जिंदगी। मेरी बात पर एक कांच का गिलास जोर से रिदा ने जमीन पर गिराया था। वो गुस्से से मेरी व्हील चेयर पकड़े मुझे बाहर गैलरी में ले आई। 8वीं मंजिल से नीचे देखते हुए भी डर महसूस होता था। कहने लगी, तुम यूं ही मोहताज और अपाहिज ही अच्छे लगते हो, समझे? अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। खुदा करे तुम कभी ठीक ना हो, ऐसे ही रहो बेबस मोहताज, दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारो। वो बड़े गुस्से और कहर भरी नजरों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इतनी नफरत भरी हुई थी कि एक पल के लिए मैं सहम गया था। गैलरी की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थी, वो मुझे आगे कर चुकी थी। नीचे का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई थी। उसकी आंखें उस वक्त ना जाने किस वजह से लाल हो रही थी। वो गुस्से से लंबे लंबे सांस भर रही थी। फिर मेरी व्हील चेयर पीछे कर दी, मुझे मेरे कमरे में ले आई, मुझे बेड पर सहारा देकर लिटा दिया और दीवार खिलाकर मेरे कमरे का दरवाजा पूरा खोलकर सामने कमरे में चली गई। जोर से उस दरवाजे को बंद कर दिया। जिस कमरे में वो आजकल रहने लगी थी, उस कमरे का एक दरवाजा बाहरी तरफ भी खुलता था। जिस तरह की आवाज उसके कमरे से आती थी, वो सुनकर मैं मौत की तरफ जा रहा था। मुझे अपनी बेजान टांगों पर अब गुस्सा आने लगा था। मैंने बेबसी से अपनी टांगों पर मुक्के मारना शुरू कर दिए। अगर मैं ठीक होता तो जान से मार डालता उस आदमी को जिसके साथ मेरी बीवी हंस हंस कर बातें कर रही थी। इस बंद कमरे में वो और भी न जाने क्या क्या कर रहे थे। जब एक मर्द और औरत कमरे में तन्हा होते हैं तो उससे आगे का ख्याल सोचकर ही मेरी रूह काम चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर था। एक बार मैंने ठान लिया कि मैं आज इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं, इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं व्हील चेयर पर बैठा और साइड टेबल से पिस्तौल निकाली और कमरे से निकल गया। सामने कमरे से अभी हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। मैंने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे हाथ में पकड़ी पिस्तौल गिर चुकी थी, क्योंकि सामने तो मेरा ही वो अपनी होश उड़ाने वाला हुस्न लिए मेरे सामने बैठी थी। मुझे उलझी हुई नजरों से देख रही थी। मैंने अपने मुंह से सिगरेट का लंबा सा कश लेकर धुआं उड़ाते हुए
में कहा, रिदा मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप अपने फैसले पर आजाद हैं। एक तरफ 15 लाख का चेक था और दूसरी तरफ मैरिज पेपर। मैंने टेक लगाते हुए उस हसीन लड़की के चेहरे की बेबसी को देखा और एक दिल ही दिल में मुस्कुराया था। उसकी नजरें कभी 15 लाख के चेक पर जाकर टिक जाती जिसकी उसे इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो कभी उन पेपरों पर चिन्ह पर दस्तखत करके वो मेरी बीवी बन जाती। औरत अगर हसीन हो और ऊपर से बेबस और मजबूर भी हो तो उसकी बेबसी से खेलने में मुझे और भी मजा आता है। इसलिए मैं जिस कदर रिदा की बेबसी से मजा उठा सकता था उठा रहा था। उसकी आंखों में आंसू मेरे अंदर अकड़ कर बैठा, मेरी अना को बहुत ही सुकून पहुंचा रहा था। उस लड़की के लिए शायद ये फैसला करना बहुत मुश्किल था। मैंने रिदा को दुराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसका बाप इस वक्त अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए मेरे सामने बेबस बैठी थी। उस वक्त उसके गीले गुलाबी आंखें मेरा चैन चुरा रही थी। फिर उसने कांपते हाथों से पेपर पर दस्तखत कर दिए। मेरे चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट छा गई थी। मैं समझा कि मैंने फिर एक नाजुक सी कली को खरीद लिया है। उसे भी 4 दिन अपने कमरे की रौनक बनाऊंगा और फिर किसी फालतू चीज की तरह उसे फेंक दूंगा। रिदा के साथ मेरी शादी पहली शादी थी। इससे पहले मैंने जितनी भी लड़कियों का इस्तेमाल किया था बिना शादी का ही उनके साथ रातें रंगीन करता था और जब मन भर जाता तो उन्हें छोड़ देता था। लेकिन रिदा से शादी रिदा की शर्त थी। जब उसने मेरी शर्त मानी थी तो मजबूरन मैंने भी उसकी शर्त मान ली थी। मेरे लिए औरत शायद इतनी ही अहम थी कि जिसके साथ कुछ दिन या कुछ महीने गुजारे जाए, मगर मैं नहीं जानता था कि रिदा किस आफत का नाम है। वो कोई आम लड़की ना थी, बहुत बड़ी बला थी। हाँ, वही एक बला ही थी जो मुझे निगल गई। मैंने बड़ी खुशी से रिदा के दस्तखत किए हुए शादी के पेपर को उठाया था और अपने भी दस्तखत उस पेपर पर कर दिए। मेरे ऑफिस के रूम की तीसरी कुर्सी पर वकील भी बैठा हुआ था। उन्होंने बाकी की कार्रवाई की थी। अब वो हसीन सी लड़की रिदा सदीकी से रिदा गुज्जर बन गई थी। हसनैन गुज्जर की बीवी बन चुकी थी। लेकिन बस कुछ ही महीनों के लिए, जब तक मेरा उससे दिल नहीं भर जाता, मैंने एक नजर रिदा पर डाली थी। बस वो सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए थी। उसने जल्दी से वो 15 लाख का चेक उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी। लेकिन मेरी पुकार पर उसके कदम रुक गए थे। मैंने कहा, रिदा ये चेक मेरा ड्राइवर अस्पताल पहुंचा देगा, तो मेरे साथ मेरे फ्लैट में चलोगी, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात होगी जो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझ में इतना सब्र नहीं था कि इसके इंतजार में अपना टाइम बर्बाद करता। उसने पलटकर मुझे तड़प कर देखा था। कहने लगी, मेरा बाप जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है। मैं नहीं जानती वो जिंदा भी बचेगा या नहीं, इसलिए खुदा के लिए एक रात मुझे मेरे बाप के पास गुजारने दो। मैं वादा करती हूँ खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसने हाथ जोड़ते हुए मुझसे दरखास्त की थी। लेकिन मैं इतना रहमदिल नहीं था। अगर रहमदिल होता तो रिदा की मजबूरी का यूं फायदा न उठाता। मैं अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले धीरे से चलता हुआ उसके पास आ गया। मैंने कहा, तुम्हारे बाप को इस वक्त इस चेक की जरूरत है, तुम्हारी नहीं, और ये चेक बहुत ही आराम से तुम्हारे बाप तक पहुंच जाएगा, और प्लीज अब मुझे बोर मत करो। कब से मुझे इन लम्हों का इंतजार था। ये कहकर मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो पूरे रास्ते मेरे हाथ छोड़ती रही, मुझसे दरखास्त करती रही। वो मुझसे बस कुछ ही घंटे मांग रही थी कि मुझे मेरे पापा के पास भेज दो। लेकिन मुझे तो जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय उस थप्पड़ की गूंज के जो कुछ दिन पहले इसी लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर लगी आग शायद इसकी बेबसी और बहते आंसू देखकर ही बुझनी थी। इसलिए मैं बस गाड़ी चलाता रहा, उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं एक बहुत ही अमीर और अयाश किस्म का 25 साल का नौजवान था। शायद दिन में किसी ने इतने कपड़े नहीं बदले होंगे जितनी मैं लड़कियों को खरीद कर किसी फालतू चीज की तरह फेंक चुका था। दौलत की रेल पेल थी, किसी चीज की कोई कमी ना थी। मैंने शादी भी अभी तक इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे किसी एक औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी थी। आज तक कोई ऐसी मिली ही नहीं थी कि कुछ रातों की संगत के बाद भी मेरे दिल को भा जाती। मैं रिदा को उसकी किलाई से खींचता हुआ अपने फ्लैट पर ले आया। फ्लैट का दरवाजा खोलकर मैं उसे घसीटता हुआ अंदर कमरे तक ले आया था और उसे बेड पर धक्का दे दिया। वो आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, 15 लाख रुपए दे दिए है ना, नहीं मरेगा तुम्हारा वो बीमार और बूढ़ा बाप, इसलिए ये रोना धोना बंद करो। और फिर अलमारी से निकाल कर उसे वही नाइटी दी जो कुछ दिन पहले मैंने उससे दी थी, और बदले में उस गरीब घराने की लड़की ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर मुझे अपनी शराफत की बात करके गई थी कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों की खातिर इज्जत बेच देती है। और आज मैंने उसे उसी मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। सिर्फ 15 लाख रुपए के बदले वो इस वक्त मेरी गुलाम बन चुकी थी। जब तक मेरा दिल करता मैं उसका इस्तेमाल करता, और जब मेरा दिल उससे भर जाता मैं उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल सकता था। हालांकि कुछ दिन पहले भी मैंने उसे 15 लाख का ही चेक दिया था, और वजह इसका बेपनाह हुस्न था जिसने मेरे होश और आस उड़ा के रख दिए थे। मैंने उसकी हुस्न की
कीमत पहले भी इतनी ही लगाई थी, लेकिन बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। मैं चाहता तो उसी रात उसे जबरदस्ती अगवा करके भी अपने दिल में लगी आग को बुझा सकता था, लेकिन नहीं, मुझे इस बेबस और मजबूर लड़की की बेबसी को देखना था। मैं चाहता था कि वो खुद मेरे पास रोते हुए मदद मांगती हुई आए, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोए गिड़गिड़ाए, तब जाके मेरे दिल को सुकून मिलता। फिर ऐसा ही हुआ था। वो आज मेरे सामने उसी नाइटी में मौजूद थी जिसमें मैं उसे देखना चाहता था। ब्लैक नाइटी पहनकर उसके बदन की खूबसूरती वाज़ेह नजर आ रही थी। वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी और उसकी यह हरकत देखकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने कहा, अब कोई फायदा नहीं है खुद को मुझसे छुपाने का। अब तुम मेरी बन चुकी हो और मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरा दिल चाहेगा। मेरे कहने पर वो तड़प उठी थी। कहने लगी, नफरत है मुझे तुम जैसे अमीर बिगड़े हुए लड़कों से। तुमने सिर्फ मेरा जिस्म पाया है, लेकिन दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत भरी है। मैं अपने बाप की जान बचाने की खातिर खुद को तुम्हारे हाथों बेच चुकी हूँ, या यूं कहो मैंने अपनी जिंदगी अपने बाप की खातिर दाव पर लगा दी है। उसकी इतनी नफरत भरी बातें सुनकर मेरे जिस्म में आग से लग गई थी। मैंने कसकर उसको अपनी बाहों के शिकंजे में झगड़ा हुआ था, इतनी जोर से कि उसकी सिसकी निकल गई थी। मैंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे चाहे जितनी भी नफरत करो, लेकिन कुछ दिन या फिर यूं कहो कुछ महीने तो मैं तुमसे खूब ढेर सारा प्यार करूंगा और अपने 15 लाख की कीमत वसूल करूंगा। उसके बाद तुम मुझसे आजाद हो। ये कहकर मैंने उसके खूबसूरत से बदन को चूम लिया था। इसके बाद मैंने वो सब कुछ पा लिया जिसकी मुझे जिद थी। रिदा मेरे पापा के ऑफिस में काम करने वाली एक छोटी सी वर्कर थी जिसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने पापा के ऑफिस में गया और उनसे कुछ पेपर दस्तखत करवाकर उनके कमरे से बाहर निकल गया। तभी अचानक मेरी नजर रिदा पर पड़ी तो उसकी होश उड़ाते हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। ब्लैक कुर्ता, उस पर लाल कलर का बड़ा सा दुपट्टा। वो चुपचाप सी कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें जमाए तेजी से बोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। मेरी अचानक से ही नजर उसकी तरफ उठी थी, लेकिन उसके हुस्न को देखकर तो नजरें पलटना ही भूल गया था। शायद मेरी नजरों की तपश का असर था कि रिदा उलझन का शिकार हुई थी। औरतें खुद पर उठने वाली हर नजर को पहचान चाहती है, शायद इसलिए रिदा ने मुझे बड़ी नापसंदीदा नजर से घूरा था। मेरी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई थी। मैं किसी काम से पापा के ऑफिस में आया था, लेकिन रिदा की खूबसूरती ने मुझे मजबूर कर दिया था और मैं वापस पापा के कैबिन में गया। मैंने उनसे रिदा के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि वो कुछ ही महीने पहले इनके ऑफिस में काम करने आई है, बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है। मैंने कहा, मुझे भी एक ऐसी ही लड़की की जरूरत है। अगर आप रिदा से कहें कि वो मेरे ऑफिस में काम कर ले तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला क्या इतराज हो सकता था, और वैसे भी पापा मेरी किसी बात को टाल नहीं सकते थे। मैं उनकी अकलौती औलाद थी। बस पापा को मेरी एक ही बात से मसला रहता था कि मैं जिंदगी में मैच्योर कब होऊंगा। आए दिन लड़कियों से मेरी दोस्ती पर भी पापा सवाल उठाते रहते थे। मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं शादी के झंझटों में पड़ना नहीं चाहता था। मैं आजादी से खुलकर अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मैंने अपना एक अलग से फ्लैट ले रखा था। ज्यादातर मैं अपने इसी फ्लैट में रहता था और लड़कियों को भी वहीं ले जाता था। मम्मी पापा के साथ बहुत कम रहता था। यूं रिदा को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहले काम यही किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वो खुश हो गई थी, लेकिन अब तक उसे मेरे इरादों की खबर तक नहीं थी। उसे काम करते कुछ हफ्ते गुजर गए थे। किसी भी काम के लिए कहता तो वो चुपचाप वो काम कर देती थी। मेरी किसी भी बात को ना नहीं करती थी, लेकिन इसने पहली बार मेरे काम के लिए ना कहा। कि जब मैंने उससे कहा मेरे ऑफिस में काम करने की असूल कुछ अलग है, मुझे काम करने वाली लड़कियों का दुपट्टा पहनना पसंद नहीं है, इसलिए अगर तुम यहाँ जो बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ कर रखती हो उसे उतार कर कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर काम करो तो अच्छा होगा, और इसके लिए मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं जो कपड़े पहनती हूँ उनमें मैं खुद को ठीक महसूस करती हूँ, मुझे अपने आप को तब्दील करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करती थी तब इन्हें मुझसे कोई मुश्किल नहीं थी, इसलिए तुम मुझे वापस अपने पापा के ऑफिस में भेज दो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे ये सब करना मंजूर नहीं है। इसकी इंकार ने मेरे अंदर तो आग से लगा दी थी। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। मैं ये तो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर की खराब हालत की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती है और खुद को अच्छा दिखाने के लिए बड़ा सा दुपट्टा लपेट कर रखती है, अपना हुस्न छुपाकर हम जैसे अय्याश लड़कों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का ये इनका एक पुराना तरीका है। इस किस्म की लड़कियां अपने हुस्न को छुपाकर इसकी कीमत बढ़ाती है, और फिर जब हम इनकी कीमत बढ़ाते हैं तो इनकी शराफत की चादर उतरने में देर नहीं लगती। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अगले ही दिन रिदा से कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस लंच पर जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहला सवाल उसने ये किया, क्या वो ऑफिस के टाइम में वापस आ जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा देर नहीं रुक सकती। मैंने कहा हाँ, तुम ऑफिस टाइम में वही लौट आओगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे साथ जाने को तैयार होगी। मैं उसे
एक होटल में ले आया। मेरे कुछ क्लाइंट वहां मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वो चले गए। मैं रिदा को बहाने से उसी होटल के कमरे में ले आया, लेकिन जब मैंने उसे अपने इरादे के बारे में बताया तो वो गुस्से से लाल हो गई थी। मैंने 15 लाख का चेक और एक बेहुदा सा लिबास उसके सामने रख दिया और ये भी कहा कि जब तक चाहो तुम्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ तो मुझे इनकार नहीं करोगी। मैं जानता था कि वो अपनी कीमत कुछ बढ़ाना चाहेगी और 15 लाख की रकम भी कम ना थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने वो चेक और वो ड्रेस मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी कि मैं एक शरीफ और इज्जतदार घर की लड़की हूँ। वो मुंह पर एक नफरत भरी नजर डालती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी। ये बात मेरे जैसा याश आदमी से कहाँ बर्दाश्त होनी थी, इसलिए सबसे पहले मैंने अपने पापा से रिदा की पूरी डिटेल्स ली और कहा कि वो रिदा को अपने ऑफिस में नौकरी पर ना रखें। मेरे पापा ने वजह पूछी, लेकिन मैंने बस कह दिया वो लड़की ठीक नहीं है। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली और रिदा को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। इसके बाद मैंने उसके बाप का एक्सीडेंट करवा दिया, उसे जिंदगी और मौत तक पहुंचा दिया और अब जब वो मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मिस रिदा, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं तो अपनी शराफत और खानदानी इज्जत को मेरे ऑफिस से बाहर रखकर आएगा। वो कहने लगी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, कैसी शर्त? उसने कहा, तुम चाहे मुझे एक रात के लिए इस्तेमाल करो या फिर 4 रातों के लिए, या जब तक तुम्हारा मन करे तो मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बिना शादी के तुम मुझे नहीं छू सकते। बेशक तुम मुझे चाहे एक रात के बाद तलाक दे देना, लेकिन मैं बिना शादी के तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया था। आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था। इसकी बात पर मैं जोर से हंसा था और एक वकील को अपने कमरे में बुला लिया। खैर, ये शादी रिदा के लिए शादी होगी, लेकिन मेरे लिए ये कोई भी अहमियत नहीं रखती थी। वो मेरे लिए सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने की अय्याशी का सामान थी। आज वो लड़की मेरी बाहों में थी, मेरे ही फ्लैट के कमरे में मेरे बेड पर बेबसी से आंसू बहा रही थी। उसकी अकड़ मैंने कुछ ही दिन में तोड़कर रख दी थी। मेरे अंदर का हैवान परस्त इंसान उस कमजोर सी लड़की से अपनी बात मनवा कर खामोश हो चुका था। रिदा का बाप तड़प तड़प कर अस्पताल में दम तोड़ चुका था। वो अगले दिन अस्पताल पहुंची तो बाप के मुर्दा जिस्म को देखकर रोने लगी थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रिदा का उसके बाप के अलावा और कोई नहीं था। कुछ दिन वो अपने बाप का मातम बनाती रही, लेकिन मेरे अंदर न जाने क्यों उस लड़की की तलब अब दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। हालांकि मेरा बदला पूरा हो चुका था। मैं उसे बीवी बनाकर रखना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसकी हुस्न का भूत मेरे सर से अभी उतरा नहीं था, इसलिए उसके घर से उसे वापस अपने फ्लैट पर ले आया। इस बार उसकी आंखों में मेरे लिए पहले से भी ज्यादा नफरत थी, लेकिन मुझे कहाँ किसी बात की परवाह थी। मुझे लगा बस कुछ दिन का खुमार है। जैसे ही रिदा की हुस्न का खुमार मेरे सर से उतरेगा, मैं रिदा के मुंह पर तलाक नामा मारकर उसे चलता कर दूंगा। लेकिन वो तो किसी नशे की तरह मेरे अंदर उतरने लगी थी। हर बार वो मुझे पहले से ज्यादा हसीन लगने लगती थी, इतनी कि मैं कई कई घंटे अब बस उसे देखता रहता था। हालांकि मुझे आज तक रिदा से बदले में मोहब्बत नहीं मिली थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक ही जज्बा था और वो था नफरत का। जितना मैं उसकी संगत में रहता उतनी ही वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। उसका उदास चेहरा भी मुझे अच्छा लगने लगा था। एक बार वो बहुत बीमार हो गई थी और तब मेरी जान पर ही बन गई थी। उसे बुखार में तपते देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। उस वक्त मुझ पर यह खुलासा हुआ कि मैं तो रिदा से मोहब्बत कर बैठा हूँ। उसकी तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैं रात भर उसकी खातिर जागता रहा, उसका ख्याल रखता रहा। कुछ दिन में वो ठीक हो गई थी। 7 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी वो मेरी बीवी थी। एक बार उसने मुझे खुद ही पूछ लिया कि तुम मुझे तलाक कब दोगे, क्योंकि ये तो मैं उसे पहले ही बता चुका था कि मैं उसके साथ कुछ दिन या फिर कुछ महीने ही रहूंगा। लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं चाहता था कि वो यूं ही मेरे साथ हमेशा हमेशा रहे और मैंने अपना ये इरादा उससे बता दिया। मेरी बात सुनकर उसने नफरत से मुझे देखा। कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजारनी, मुझे हर सूरत में तलाक चाहिए। तुमने तो खुद कहा था कि मुझे छोड़ दोगे। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैंने कहा, रिदा, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं पता नहीं कब तुमसे दिल लगा बैठा हूँ, इसलिए अब तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ, अब तुम्हारे बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज रिदा, जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम भी मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। लेकिन वो मुझसे लड़ने लगी थी। कहने लगी, तुम मुझे छोड़ दो। उसकी हालत दीवानों जैसी होने लगी थी। वो मेरे पैरों पर गिरकर बुरी तरह से हाथ जोड़कर कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने बहुत चाहा कि उसे समझाऊं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। मजबूरन मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा। मैंने कहा, आज के बाद मुझे ये बात मत करना, तुम यूं ही मेरे साथ पूरी जिंदगी रहोगी, समझी? मैं ये कहकर ऑफिस के लिए घर से निकल गया। रिदा पर जो पागलपन का दौरा पड़ा हुआ था उसे हटाने के लिए मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा था, लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने रिदा पर हाथ कैसे उठाया। उस दिन में टेंशन में कार बहुत तेज चला रहा था, जिसका नतीजा ये निकला कि
सामने आने वाली गाड़ी से अचानक से मेरी टक्कर हो गई। मेरी गाड़ी कलाबाजी खाकर लुढ़क गई थी। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश में आया तो मैं अस्पताल में था। मेरे पापा के साथ रिदा भी वहां मौजूद थी। उसी वक्त मैं अपने पापा के सामने रिदा को अपनी बीवी कबूल कर लिया था। मेरे पापा ये सुनकर मुझसे नाराज हो गए थे, लेकिन मैं जिस हालत में पहुंच गया था मुझे कुछ कह नहीं सकते थे। मेरी दोनों टांगे फ्रैक्चर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मेरी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा दिया था। डॉक्टर का कहना था कि कुछ महीने तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। 2 हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद अपने माँ बाप के घर के बजाय मैं रिदा के साथ फ्लैट में चला गया। वो मेरा ख्याल रख रही थी। उसका रवैया भी बदल चुका था, लेकिन मुझे रात को दवा देने के बाद मेरे कमरे से बाहर निकल जाती थी। फिर पूरी रात वो कमरे में नहीं आती थी। मैं उस वक्त इस कदर मोहताज हो चुका था कि खुद से बेड से उठ नहीं सकता था। मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो सामने कमरे में थी, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा बंद था। रात की खामोशी में मुझे सामने कमरे से सिसकियों की आवाजें आ रही थी। उस वक्त कौन था जो कमरे में रिदा के साथ मौजूद था? मेरा दिल बेहद घबराने लगा था। मैं सोचने लगा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन ये वहम नहीं था, क्योंकि अब मुझे रोज ही ऐसी अजीबोगरीब आवाज आने लगी थी जो मेरे लिए बहुत ही दर्द की वजह बनती थी। मेरे ऑफिस के काम के सिलसिले में रिदा ही मुझे फाइल दस्तखत करने के लिए देती थी। मेरे ऑफिस का मैनेजर रोज आता था। जो भी जरूरी काम होता मैं उससे घर पर करता था और फिर वो चला जाता था। काफी जिम्मेदार और शरीफ लड़का था। अपने काम से काम रखता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज वही मेरी बीवी के कमरे से बाहर निकलेगा। मैंने कहा तुम? वो कहने लगा हाँ। मैं आज मेरी आंखों में आंखें डाले मुझे देख रहा था। रिदा भी उसके साथ खड़ी थी। उसने कुछ फाइल मेरे सामने रख दी और कहने लगी तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम कर ली है और अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दी तो मैं तुम्हें जान से मारने में भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं हैरत से रिदा को देख रहा था। मैंने कहा रिदा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी क्योंकि मुझे तुम्हारी शराफत पर यकीन था। मैं तुम्हारे बारे में ये नहीं सोच सकता था कि तुम किसी के साथ नाजायज रिश्ता भी, क्योंकि नाजायज रिश्ता तो मैं भी तुम्हारे साथ बनाना चाहता था और बदले में तुम्हें लाखों देना चाहता था, लेकिन तुमने अपनी शराफत को, अपनी इज्जत को अहमियत दी थी। तो फिर आज क्यों गैर मर्द के साथ? मुझे अपनी जायदाद के छीन जाने का अफसोस नहीं है, बस तुम्हारे बदल जाने का दुख है। बेहतर है कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तुमसे जुदा होकर भी तो मैं मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम्हारे नाम के साथ इस दुनिया से चला जाऊं। मेरी जमीन पर गिरी पिस्तौल हाथ में ली और कांपते हाथों से रिदा को थमा दी। रिदा ने पिस्तौल हाथ में ले ली थी, लेकिन अगले ही पल वो रोने लगी थी। वो मैनेजर कहने लगा रिदा मेरी बहन है। मैं लंदन में नौकरी करने गया था, लेकिन वहां मुझे किसी ने झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया था। लेकिन जब मैं वहां से छूटकर वापस आया तो रिदा ने मुझे सारी कहानी सुनाई थी और मुझे बहुत दुख हुआ था। तुमने मेरे बाप के साथ जो भी किया मैंने और रिदा ने उसका बदला लिया है। इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में नौकरी की और तुम्हारा भरोसा जीता, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया और इसके बाद तुम्हें तकलीफ देने के लिए ड्रामा रचाया। ये सुनकर मैं खुद शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने रिदा से अपने हर गलत रवैये की माफी मांग ली थी और उसने मुझे माफ कर दिया था। मैं व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। वो मेरे घुटनों पर सर रखकर बैठ गई। रिदा की मोहब्बत पाकर आज पहली बार मेरे अंदर तक सुकून उतर गया था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।